प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ेंगे, समझेंगे। यूरोप अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के वर्णन कर रहे हैं। यहाँ एक कलाकार ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया है। पास में ही निरंकुश संस्थानों के भग्नावशेष बिखरे हुए हैं। लोगों के हाथों में मनुष्यों के अधिकारों के घोषणा पत्र है। इस प्रथम पेज से 2 बात हमारे ध्यान में आई। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन जिस पर किसी का कोई नियंत्रण न हो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश कहा गया है जो अत्यंत केंद्रीयकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। दूसरी बात, इस समय तक यूरोप में राष्ट्र राज्य का विकास नहीं था। पेज नंबर 2 पे हम 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। राष्ट्रवाद अर्नस्ट रेनन ने 1882 में एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान में राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा, शौर्य और वीरता से युक्त अतीत, महापुरुषों के गौरव आदि सामाजिक पूंजी है। वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प, महान कार्य की प्रेरणा, व्यापक एकता, जनमत संग्रह आदि राष्ट्रवाद के घटक है। इस बिंदु क्रमांक 3 में हम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यूरोप में, हालांकि भारत में तो राष्ट्रवाद बहुत प्राचीन बात है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय हुई। इस क्रांति में प्रभुसत्ता राजतंत्र से नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। क्रांति के समय ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिससे सामूहिक पहचान बनी, जैसे पितृभूमि, नागरिक, समान अधिकार, झंडा, नेशनल असेंबली, स्तुतियाँ, शपथें, शहीदों का गुणगान, समान कानून व्यवस्था आदि। बिंदु क्रमांक 4 में हम 1815 के बाद का यूरोप का मानचित्र, जिसमें रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का देख रहे हैं। फ्रांस में राजतंत्र को पुनः लाकर नेपोलियन ने प्रजातंत्र को तो नष्ट कर दिया, परंतु क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू किया। कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार, प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण, भूदासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार, मानक, भार, नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा, इस प्रकार के सुधार किए। बिंदु क्रमांक 5 में नेपोलियन के ये सुधार, जो कि जनता को रास नहीं आए, लोग स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण यहाँ चित्रण किया गया है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, सेनाओं में जबरन भर्ती, फ़ायदों से कहीं ज़्यादा
नज़र आने लगी। नीचे के चित्र में 1813 नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। इसके झोले से गिरे हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वह हार गया। बिंदु क्रमांक 6, 1750 तक यूरोप अनेक छोटे छोटे राज्यों, अनेक राज व्यवस्थाओं में बंटा हुआ था। भाषा सहित अनेक अन्य भिन्नताएं भी थी जो कि राष्ट्रवाद के लिए बाधक थी। सभी की सम्राट के प्रति आस्था जरूर थी। ये एकमात्र बिंदु है जो राष्ट्रवाद को पुनः विकसित कर सकता है। यहाँ की कुलीन जनता प्रभावशाली थी, जिसका संपत्ति, भूमि और भाषा पर एकाधिकार था। पश्चिम व मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के कारण से शहरों का विकास हुआ, जिससे वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग के कारण कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हुई और राष्ट्रीय एकता का संचार हुआ। बिंदु क्रमांक 7, उदारवादी के मायने, यानी उदारवादी कौन? उदारवाद का अर्थ आज़ादी से था। ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद का प्रोत्साहन मिला। निजी संपत्ति का स्वामित्व, मताधिकार पर बल देता था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, आवागमन पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो, इस ओर नेपोलियन ने अनेक कदम उठाए, जैसे 39 राज्यों का संघ, सीमा शुल्क से छुटकारा आदि। बिंदु क्रमांक 8, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, यानी नया रूढ़िवाद पुनः जो पनपा, ये क्या था? नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित हुई। इनकी मान्यताएं थी पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, ऊंच नीच बनी रहनी चाहिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में एकत्रित हुए। वियना संधि तैयार की गई और नेपोलियन के बदलावों को ख़त्म किया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो सके। बिंदु क्रमांक 9, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता के विचार रखते थे। प्रेस की आज़ादी फिर भी लोग चाहते थे। चित्र में एक व्यंग्य किया गया है जो मुंह पर पट्टी बांधे हैं कि खामोश रहने में ही समझदारी है। बिंदु क्रमांक 10, क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी किसे कहा गया है? सामान्य तौर पर उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर देने के बाद कई गुप्त संगठन बने जो उदारवादी व्यवस्था को पुनः लाना चाहते थे। उन्हें क्रांतिकारी कहा गया। क्रांतिकारी होना यानी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोधी। इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। एक मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इनका उद्देश्य जर्मनी, इटली का, फ्रांस का एकीकरण था। मैत्सिनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। एकीकृत गणराज्य बनाना ही होगा। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन बनाकर राजतंत्र का विरोध करके रूढ़िवादियों को हरा दिया। तभी तो मेटरनिख ने उसे अपनी
सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। अब इन 10 बिंदुओं में से हम मुख्य 2 प्रश्न करते हैं। इन प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना है। क्रमांक 1, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। प्रश्न क्रमांक 2, अपने शासन को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। अगले बिंदु में, अध्याय में, वीडियो में हम और 10 बिंदु लेकर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।